हेलो एवरीवन, वेलकम अवर चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर। आपका थर्ड नंबर का चैप्टर चल रहा था। थर्ड तो हो चुका था, संध्याचर्या। फोर्थ चैप्टर चल रहा था, ऋतुचर्या। उसके अंदर हमने जनरल इंट्रो देख लिया था और मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था सब कुछ। उसके बाद में ऋतुचर्या का महत्व हमने देख लिया है। काल किस प्रकार से होते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन किस प्रकार से हैं, वो सभी हम देख चुके हैं। उसके बाद हमने दोषों का और ऋतु के अकॉर्डिंग संचय प्रकोप प्रशमन भी देख लिया था और संशोधन भी देख लिया था ऋतु के अकॉर्डिंग दोषों का। अब उसके बाद हम एक एक ऋतु के बारे में बात करते हैं कि किस ऋतु में किस प्रकार की अपनी ऋतुचर्या जो होनी चाहिए, आहार विहार किस प्रकार का होना चाहिए, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, किसी भी एक ऋतु के बारे में पूछता है। 5 नंबर में आएगी तो एक ऋतु आएगी, 10 नंबर में आएगी तो 2 ऋतु साथ में आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला ऋतु, हमारी जो पहली ऋतु है वो है हेमंत ऋतु। शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ तक पढ़ लिया था वो हमने पढ़ा था कि हेमंत ऋतु जो होती है वो कौन सी ऋतु के अंदर आती है। हेमंत ऋतु जो आती है वो विसर्ग काल की ऋतु है और दक्षिणायन की ऋतु है, क्योंकि इसमें सूर्य जो होता है वो दक्षिण दिशा में गति करता है। ये सब हमने पढ़ चुका था। तो सबसे पहले ऋतु के लक्षण देखते हैं कि हेमंत ऋतुचर्या में ऋतु कैसी रहती है। हेमंत ऋतु शीत ऋतु होती है, क्योंकि ठंड पड़ती है इस समय, और विसर्ग काल की ऋतु है, इसलिए इस समय क्या होती है, वायु जो होती है कैसी होती है, अरुक्ष होती है। यहाँ करेक्शन कीजिएगा, यहाँ पे अरुक्ष कर लीजिएगा। तो शीत ऋतु है, अरुक्ष होती है। और उत्तरी दिशा से क्या होती है, वायु बहती है, तो उत्तरी वायु बहती है। सूर्य की गति दक्षिण में होती है, लेकिन वायु जो होती है वो उत्तरी दिशा में बहती है। सूर्य की गति दक्षिण दिशा में होने के कारण इसे दक्षिणायन की ऋतु कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे ये जो वायु है, दिशा के अकॉर्डिंग जो वायु लिखी हुई, यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि ऋतु के अकॉर्डिंग वायु पूछ लेता है कि कौन सी दिशा के वायु कौन सी ऋतु में चलेगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, जैसे 2017 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है। वातावरण कैसा रहता है, धूम और धूल से युक्त रहता है, यानी कोहरा रहता है तो उससे युक्त रहता है, और उत्तरी दिशा से वायु चलती है। अब शरीर की स्थिति क्या रहती है हेमंत ऋतु के अंदर, वो देखते हैं। तो एक बात बताओ, हेमंत ऋतु होती है, बाहर से क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। ठीक है, और बाहर से ठंड पड़ती है और जठराग्नि क्या करती है इस समय, बाहर से ठंड पड़ती है और हमने क्या बोलते हैं, अंदर की जो अग्नि होती है वो क्या होती है, बाहर निकल नहीं पाती है। हम पूरे पूरे कपड़े पहने हुए रहते हैं, जिससे क्या होती है, वही अग्नि क्या करती है, वही वायु क्या करती है, अग्नि को और अधिक दीप्त करती है, जिससे जठराग्नि क्या होती है, दीप्त होती है। इस ऋतु के अंदर जठराग्नि जो होती है सबसे ज़्यादा प्रबल होती है। तो इस ऋतु में गुरु भोजन को जठराग्नि जो होती है हमारी पचाने में समर्थ होती है, इसलिए इस ऋतु में भ्रंगण कर्म किया जाता है। क्लियर। देखते हैं एक बार के लिए। शीत वायु के स्पर्श के कारण शरीर की जो अग्नि होती है वो वायु बाहर नहीं निकल पाती, अग्नि बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण जठराग्नि क्या होती है, दीप्त कर देती है। अंदर जाके वो जठराग्नि को दीप्त कर देती है, अग्नि और अधिक दीप्त कर देती है, जिससे अधिक मात्रा में भोजन अगर तुम ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे तो उसे भी पचाएगी, और गुरु भोजन लोगे उसे भी पचाएगी, तो उसे पचाने में क्या होती है, समर्थ होती है। इस समय अगर तुम अग्नि के अकॉर्डिंग भोजन नहीं करेंगे, हम अग्नि के अकॉर्डिंग अगर हमारा आपको भोजन नहीं मिलेगा उस मात्रा में, तो हमारी जठराग्नि इतनी दीप्त होती है कि वह धातु जो होती है हमारी उनको जलाने लग जाती है उस समय। तो जठराग्नि के अनुकूल अगर भोजन नहीं मिलेगा तो जठराग्नि क्या करती है, धातुओं को जलाने लगती है, और तब क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उस समय शरीर में हमारे क्या बढ़ती है, वात बढ़ती है। इसलिए रस क्षय जन्य अगर वात बढ़ती है तो कौन सी ऋतु में बढ़ती है, रस क्षय जन्य वात का प्रकोप हेमंत ऋतु में होता है, इस कारण होता है। ठीक है। तो इस समय यदि अग्नि के अनुसार भोजन नहीं मिला तो जठराग्नि क्या करती है, शरीर की जो धातुएं होती हैं उनको जलाने लगती है, और धातुएं जब जलेंगी तो शरीर का टेम्परेचर बराबर करने के लिए क्या करेगी, शरीर में वात बढ़ेगी। वात बढ़ेगी तो क्या, धातुओं का क्षय होगा। धातुओं का क्षय होगा तो इससे क्या हुआ, धातु का क्षय हुआ, शरीर में वात बढ़ी,
तो रस क्षयजन्य वात का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है? हेमंत ऋतु में होता है। आहार देखते हैं तो इस समय कौन सा आहार करना चाहिए? सीधी सी बात है, इस समय भ्रंगण करते हैं हम, तो भ्रंगण करने के लिए हमें मधुर अम्ल लवण रस प्रदान आहार करना चाहिए और वात शामक आहार विहार करना चाहिए। तो वात का शमन मधुर अम्ल लवण रस करते हैं। स्निग्ध और गुरु भोजन हम इस समय करना चाहिए। नवीन धान्य जो कि गुरु होता है, दुग्ध और इनसे बने पदार्थ खाने चाहिए। औदक, मांस, आनुप मांस, ये सब खाने चाहिए क्योंकि ये गुरु होते हैं और इस समय अग्नि इतनी प्रबल होती है कि वो इनको पचा लेगी। इक्षु, उड़द और तिल से बने सभी पदार्थ क्या होते हैं? गुरु होते हैं। इनका सेवन हमें करना चाहिए। वसा और तेल का सेवन करना चाहिए। नवीन मध्य यानी सिरु और मदिरा का सेवन इस समय करना चाहिए। अनुपान के रूप में हेमंत ऋतु में मधु और सीधु का सेवन करना चाहिए ताकि हम जो ये कफ वर्धक आहार विहार इस समय करते हैं वो कफ ना बढ़े और कुपित ना हो, इसलिए अनुपान के रूप में सीधु और मधु का सेवन इसमें किया जाता है। भोजन के बाद में मधु का सेवन किया जाता है अनुपान के रूप में। जल कैसा पीना चाहिए? उष्ण जल पीना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है विहार कैसा करना चाहिए? व्यायाम करना चाहिए, अभ्यंग करना चाहिए क्योंकि रुक्षता रहती है शरीर के अंदर, तो इसलिए क्या करना चाहिए? उस समय अभ्यंग करना चाहिए। उत्साधन कर्म करने चाहिए। आतप यानी धूप का सेवन करना चाहिए। धूमपान, स्वेदन, जंताक स्वेदन आदि करना चाहिए। इस समय उष्ण गृह में ही रहना चाहिए और ऊनी वस्त्र पहनने चाहिए। इस समय हेमंत ऋतु में कौन सा लेप किया जाता है? अगरू का उष्ण लेप किया जाता है। वृज्य आहार विहार, कौन से आहार विहार हमें नहीं करने चाहिए? तो कटु, तिक्त, कसाय जो कि वात प्रधान आहार विहार होते हैं, वात को बढ़ाने वाले रस होते हैं, इनको नहीं करने चाहिए हमें। ठीक है, वातवर्धक आहार और लघु आहार जो होता है वो नहीं करना चाहिए। और प्रमित भोजन यानी कि अल्प मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि अग्नि प्रबल है, उसे क्या चाहिए? ज़्यादा मात्रा में भोजन चाहिए। उदमंत जो कि लघु होता है, पचने में जल्दी पच जाता है, इसलिए उदमंत का सेवन कौन सी ऋतु में वर्ज्य है? हेमंत ऋतु में। लेकिन कौन सी ऋतु में उदमंत का सेवन करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में करना चाहिए क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में जितना ज़्यादा लिक्विड पीते हैं उतना ज़्यादा ही सही रहता है क्योंकि ग्रीष्म ऋतु किसकी है? आदान काल की ऋतु है क्योंकि सूर्य का बल तेज रहता है हमारे अंदर, इसलिए उस समय लिक्विड जो द्रव पदार्थ होते हैं उनका सेवन ज़्यादा किया जाता है, इसलिए उदमंत उस ऋतु में सेवन करते हैं, ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, उदमंत होता क्या है कि जो सत्तू होता है हमारा, जो होता है उसका जो सत्तू बना लिया जाता है उसको जल में घोल लेते हैं और उसको पीते हैं। विहार, ठंड के अंदर शीतल वायु का सेवन नहीं करना चाहिए और दिन में सोना वर्जित है। अब इसके अंदर एक चीज़ बताई गई है चरक संहिता के अंदर कि व्यवाय, चरक ने हेमंत ऋतु के अंदर व्यवाय करने को बताया है, प्रकामना से व्यवाय करने को बताया है। प्रकामना मतलब कि अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार व्यवाय क्रम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है शिशिर ऋतुचर्या। शिशिर ऋतु जो होती है वो सबसे पहले तो ये बताओ आदान काल की ऋतु होती है। इस ऋतु में क्या होती है? आदान काल की ऋतु है यानी सूर्य का बल तेज होगा तो ऋतु कैसी होगी? रुक्ष रहेगी। तो रुक्ष रहेगी, बादल होंगे, वर्षा भी होगी, जिसे मावट कहते हैं ना, जो ठंड को बढ़ा देती है, तो वो वाली वर्षा होगी। और ठंड क्या होती है? शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु के बजाय ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए इसमें ज़्यादा उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए और शीतल द्रव्य और वातवर्धक आहार विहार का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये था जनरल। अब पढ़ते हैं हेमंत और शिशिर ऋतु प्राय शीत की दृष्टि से समान रहती हैं। ठीक है, परंतु शिशिर ऋतु जो होती है वो आदान काल की ऋतु होती है और वायु जो होती है वो रुक्ष होती है आदान काल में, और बादल भी होते हैं, वर्षा भी होती है और वायु अधिक रुक्ष होती है, इसलिए इसमें क्या होती है? शीत ज़्यादा होती है यानी ठंड ज़्यादा पड़ती है इस ऋतु में। इसलिए शिशिर ऋतु में हेमंत के समान ही दिनचर्या और ऋतुचर्या करनी चाहिए, किंतु अधिक गर्म यानी अधिक उष्ण ग्रह में निवास करना चाहिए और वायु रहित ग्रह में निवास करना चाहिए। सेम है, दोनों के वृज्य आहार विहार भी सेम है और जो आहार विहार करना चाहिए वो भी इनमें सेम आएगा। वसंत ऋतुचर्या पढ़ते हैं अब आगे।
वसंत ऋतुचर्या में क्या हुआ है, हेमंत और शिशिर इन 2 ऋतुओं में हमने जितना कफवर्धक आहार विहार खाया है तो इन दोनों में क्या होगा, कफ का संचय होगा। तो हेमंत में वो जो संचित कफ है वो क्या होता है, सूर्य की किरणों के द्वारा अचानक से क्या होता है, पिघलने लगता है और बहुत सारे रोगों को करता है। इसलिए जठराग्नि इस ऋतु के अंदर क्या होती है, मंद मिलती है। एक तरह से मंद कहें या एक तरह से बाधित कहें तो दोनों में अलग अंतर है। जठराग्नि इस ऋतु के अंदर मंद नहीं होती, अपितु कुछ देर के लिए बाधित होती है जिससे रोग हो जाते हैं। जबकि जठराग्नि मंद जो होती है वो ओनली वर्षा ऋतु में होती है, इसमें ओनली जठराग्नि बाधित होती है। ठीक है, क्लियर। वसंत ऋतु के अंदर क्या होता है, कफ का प्रकोप होता है, इसलिए रोग होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या करवाते हैं, पहले अपन जनरल इंट्रो की बात कर रहे हैं। तो वसंत ऋतु में कफ का प्रकोप होता है, इसलिए इस ऋतु में कवल, कफ के शमन के लिए गंडूश, कफ के शमन के लिए वमन और कफ के शमन के लिए धूमपान करवाया जाता है। तो पंचक्रम अगर कहते तो कौन सी ऋतु में करवाया जाता है, वसंत ऋतु में करवाया जाता है। ठीक है, देखते हैं ऋतु के लक्षण देखते हैं। दक्षिणी वायु बहती है, उसमें उत्तरी दिशा की वायु थी, इसमें दक्षिण दिशा की वायु है। वातावरण जो होता है, क्योंकि दक्षिण दिशा की वायु क्या होती है, थोड़ी उष्ण होती है, और जबकि उत्तर दिशा की वायु जो होती है लगभग ज़्यादा शीत होती है। वातावरण जो होता है वो निर्मल होता है, स्वच्छ होता है और सूर्य की तेज किरणें निकलती हैं। वसंत ऋतु में वसंत पंचमी जो आती है उसमें क्या होता है, पीले पीले फूल खिल जाते हैं। मौसम कैसा रहता है, ना ज़्यादा ठंड रहती है ना ज़्यादा गर्मी रहती है, सुहाना सा रहता है। तो वो है ये बात। शारीरिक स्थिति अगर देखते हैं तो मैं बता चुकी हूँ कि हेमंत और शिशिर ऋतु में जो हमने कफवर्धक आहार विहार किया था उससे संचित हुआ कफ सूर्य की किरणों से क्या करता है, पिघलता है। पिघल कर क्या करता है, वो द्रव बन के शरीर में अग्नि को कम करके ना कि अग्नि को मंद करके। अग्नि बाधित होती है, अग्नि मंद नहीं होती है। कफज विकार को उत्पन्न करता है, इसलिए कफनाशक चिकित्सा करनी चाहिए। आहार अगर देखते हैं हम तो कफवर्धक आहार वार तो हम बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो कफ को शमन करने वाला ये आहार विहार करेंगे तो कटु तिक्त कसाय रस का सेवन किया जाता है, लघु अन्न का सेवन किया जाता है। साठी चावल, गोधूम क्या होता है, लघु होता है। यव, मूंग और कुल्थ इनका सेवन किया जाता है। मांस रस हुआ, आसावरिष्ट हुआ, माधवी हुई, इन सब का मद्यपान हुआ, ये सब हमें करते हैं। कौन सी ऋतु के अंदर करते हैं, वसंत ऋतु के अंदर करते हैं। आगे मधु का प्रयोग करना है और जल में मधु मिलाकर उसका पान करता है कफ के छेदन करने के लिए। अब विहार, व्यायाम करवाना चाहिए, उत्साधन करवाना चाहिए, तीक्ष्ण गंडूश करवाना चाहिए, कवल करवाना चाहिए, नस्य करवाते हैं। किस लिए करवाते हैं, कफ के शमन के लिए करवाते हैं। अगरू का और केसर का लेप करवाते हैं और उष्ण जल से स्नान करवाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसमें विहार। अब व्रज्य आहार विहार, तो व्रज्य तो कफवर्धक आहार विहार नहीं देंगे, तो मधुर अम्ल नहीं देंगे, गुरु आहार नहीं देंगे, शीत द्रव और स्निग्ध आहार हम उसमें नहीं देंगे। व्रज्य आहार के अंदर आता है दिवा स्वप्न वर्जित है। कौन कौन सी ऋतु में दिवा स्वप्न वर्ज्य है, तो वर्षा ऋतु में वर्जित है, शरद में वर्जित है और वसंत में वर्जित है। वसंत, वर्षा, शरद इन 3 ऋतुओं में दिवा स्वप्न नहीं करवाते हैं। दिवा स्वप्न का अगर मेनली देखें ना हम कि शास्त्रों में कहीं लिखा है कराने को, तो वो ओनली ग्रीष्म ऋतु लिखी है कि ग्रीष्म ऋतु में ही हम दिवा स्वप्न कराते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी वसंत ऋतु। उसके बाद चलते हैं हम ग्रीष्म ऋतु में। ग्रीष्म ऋतु किसकी ऋतु है, आदान काल की ऋतु है। सबसे ज़्यादा हीन बल जिस ऋतु में रहता है वो ऋतु रहती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है,
तो इस ऋतु के अंदर शरीर जो होता है मनुष्य का सबसे ज़्यादा दुर्बल रहता है, और अग्नि भी क्या होती है, सबसे ज़्यादा दुर्बल रहती है। इसलिए इस ऋतु में क्या कराना चाहिए, हमें जनरली इस ऋतु में ब्रंगण की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा शरीर को बल देने के लिए। तो इस ऋतु में सूर्य क्या करता है, जगत का स्नेह पी जाता है। ऋतु के अगर लक्षण देखते हैं तो इस ऋतु में वायु कौन सी दिशा की बहती है, नेत्रज्ञ कोण की वायु, यानी दक्षिण और पश्चिम इनकी वायु इस ऋतु में बहती है, जो कि कष्टकारी होती है। गरम गरम थपेड़े लगते हैं, लू लगती है ना, वो वाली वायु है ग्रीष्म ऋतु के अंदर। ये सूर्य की गर्मी से क्या करता है, वातावरण एकदम गर्म रहता है। शारीरिक स्थिति क्या आती है कि सूर्य अपने प्रभाव से शरीर का स्नेहांश को खींचता है, पी जाता है, अतः गर्मी के लिए शीतोपचार ही करने चाहिए। तो आहार में अगर देखते हैं तो मधुर रस का पान करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अग्नि दुर्बल, मनुष्य का शरीर दुर्बल, इसलिए क्या करवाते हैं, थोड़ा भ्रंगण करवाते हैं इस ऋतु में, इसलिए मधुर रसयुक्त आहार विहार देते हैं। और क्या आहार विहार देना चाहिए, शीतल द्रव, इंपॉर्टेंट है, द्रव आहार विहार का प्रयोग कौन सी ऋतु में करवाते हैं, ग्रीष्म में। लघु और स्निग्ध आहार विहार करवाते हैं। शाली चावल, मांस रस, उद्मंथ, क्योंकि पचने में हल्का होता है, पच जाएगा, क्योंकि अग्नि दुर्बल है, हल्का ही पचा पाएगी। शकरा और मधुर द्रव्य से युक्त शीतल पेय देते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है विहार, कैसा आहार विहार करवाना चाहिए। तो विहार के अंदर क्या होता है, इससे दिन के अंदर घर के अंदर रहना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, गरम गरम हवाएं चलती है, सूर्य क्या करता है, स्नेहांश पीता है, इसलिए अंदर रहो घर के अंदर। रात्रि के अंदर अगर सोना है तो चंद्रमा की शीतल किरणों में सोना चाहिए, और व्यवहार इस ऋतु में बिल्कुल वर्जित है। लेकिन आचार्य सुश्रुत ने इस ऋतु के अंदर क्या बताया है, व्यवहार करना बताया है, 15-15 दिन से व्यवहार करना बताया है। शीतल वायु और जल का प्रयोग करना चाहिए, शीतल स्थान पर निवास करना चाहिए, और रात्रि के अंदर क्या होता है, खुले स्थान पर सोना चाहिए। दिवा स्वप्न करना चाहिए, दिन में सोना चाहिए इस ऋतु के अंदर। हल्के और सूती वस्त्र पहनने चाहिए, और चंदन का, मेनली चंदन का लेप इस ऋतु में करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार विहार। ग्रीष्म ऋतु में वर्ज्य आहार विहार में आता है कि कटु अम्ल और लवण रस जो वात को बढ़ाने वाले होते हैं, इन रस का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए, और अगर मद्य पीनी भी है तो इसके अंदर जल मिलाकर पीना चाहिए। ठीक है। ये जो द्रव्य होते हैं ना, कटु अम्ल तो क्या करता है, वात का प्रकोप करेगा, लेकिन अम्ल और लवण रस क्या करती हैं, पित्त का प्रकोप करते हैं, इसलिए ये वर्जित होते हैं इस ऋतु में। ठीक है। मैथुन नहीं करना चाहिए, और करेतन भी 15 दिन से एक बार करना चाहिए, 15-15 दिन से करना चाहिए। व्यायाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है अब वर्षा ऋतु। ठीक है। वर्षा ऋतु में अगर देखते हैं तो अग्नि क्या रहती है, मंद रहती है। मैंने एक बात बताई कि वसंत ऋतु में अग्नि बाधित होती है, जबकि वर्षा ऋतु में अग्नि मंद होती है। अग्नि मंद रहेगी, शरीर ऑलरेडी दुर्बल रहता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु से अभी अभी आए हैं हम, तो क्या है, शरीर दुर्बल है। इसलिए अगर त्रिदोष का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, तो वो कौन सी ऋतु होती है, वर्षा ऋतु होती है। क्यों? लेकिन मेन अगर देखते हैं एक दोष अगर है तो वो वात दोष का प्रकोप रहता है। बारिश से क्या होती है, इस ऋतु में गर्मी बढ़ती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु जस्ट गई है, तो क्या होती है, जैसे ही बारिश होती है तो धरती, मतलब जो धरती होती है, पृथ्वी होती है, इससे क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसलिए क्या होती है, ज़्यादा गर्मी बढ़ती है। इसलिए इसमें सभी भाव जो होते हैं ना, इस ऋतु के अंदर अम्लीय होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं एक बार ऋतु के लक्षण। वाष्प से युक्त वायु बहती है, सीधी सी बात है, बारिश होती है तो हल्की हल्की बूंदें, तो बारिश से युक्त होती है और उससे युक्त वायु बहती है। आकाश होती है वो मेघ से आच्छादित रहता है, तेज वर्षा होती है। शरीर की स्थिति त्रिदोष का प्रकोप, मेन लिवात दोष का प्रकोप होता है। ठीक है।
तो आदान काल के प्रभाव से, जस्ट आदान काल से आए हैं, जस्ट ग्रीष्म ऋतु से आए हैं, तो क्या रहेगा, वात का प्रकोप, तो क्या होगा, शरीर क्या होगा, कमजोर रहेगा, दुर्बल रहेगा, अग्नि क्या होगी, मांद्य होगी। कमजोर हुए शरीर में अग्नि, वर्षा ऋतु में वात और अन्य दोषों से दूषित होने के कारण और भी कमजोर हो जाता है शरीर। पहले से ही गर्मी के अंदर से हम आए हैं, अग्नि हमारी मांद्य थी, पहले से ही शरीर दुर्बल था, और अब इस ऋतु के अंदर और भी ज़्यादा शरीर क्या होता है, दुर्बल हो जाता है, क्योंकि त्रिदोष का प्रकोप हो गया है और अग्नि जो हो गई वो मांद्य हो गई, तो इस ऋतु में ज़्यादा शरीर दुर्बल होता है। सूर्य की उष्णता से भूमि में के तप जाने पर एवं उस वर्षा पर पड़ने से, उस पर देखो, सूर्य की ऊष्मा से धरती क्या हो रही है, गर्म है एकदम, और जब उस पर क्या करेगी, वर्षा गिरेगी, तो उस गर्म भाप से, गर्म गर्म भाप निकलती है नीचे धरती में से या पृथ्वी में से निकलती है ना। वर्षा ऋतु में आपने देखा ही होगा, जनरली जब पहली बार मानसून आता है, जब 1-2 बरसात हो जाती हैं अच्छे से, उसके बाद उसकी जो पृथ्वी होती है उसकी गर्मी शांत होती है, उसके अंदर से उमस जिसको बोलते हैं वो हो जाती है, पूरे वातावरण में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है, पित्त और कफ का प्रकोप होता है। और तेज बरसात से क्या होगा, वात और कफ का प्रकोप होगा, और जल की अम्लता से वात और पित्त का प्रकोप होता है। इस प्रकार से क्या होता है, त्रिदोष का प्रकोप होता है इसके अंदर, इस ऋतु में। आहार अगर देखते हैं तो रस अगर देखते हैं तो कौन सा आहार का सेवन करते हैं, इसके अंदर अम्ल और लवण रस का सेवन किया जाता है। त्रिदोष शामक द्रव्य जो होते हैं उन सभी का सेवन इस ऋतु में किया जाता है। और इस ऋतु के अंदर जो भी हम कुछ खाते हैं उसके अंदर मधु मिला के खाना चाहिए, क्योंकि इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में क्या होता है, क्लेद बढ़ जाता है हमारे शरीर में, और मधु क्या करता है, उस क्लेद का शोषण कर लेता है। इसलिए इस ऋतु के अंदर, वर्षा ऋतु में खाने में कुछ भी मिलाना, कुछ भी हो, खाना किससे है, मधु मिला के खाना है, ठीक है। और अग्नि की रक्षा करते हुए इस ऋतु में भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो अम्ल और लवण रस इसमें खाना चाहिए वात के शमन के लिए, क्योंकि मेन दोष क्या है इसमें, वात है। गुण स्निग्ध होना चाहिए, जो खाना खा रहे हैं हम उसका, वात और क्लेद को नष्ट करने वाले आहार का सेवन करना चाहिए। पुराने शाली चावल खाने चाहिए, क्योंकि अग्निमंद है, इतना ही पचा पाएगी। गोधूम का उपयोग करना चाहिए, यव का उपयोग करना चाहिए। जल व भोजन में मधु का सेवन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, त्रिदोष को और क्लेद को नष्ट करने के लिए करना चाहिए। विहार में अगरू का लेप करते हैं, बस्ती क्रम करवाते हैं, ठीक है। बस्ती क्रम कौन सी ऋतु में आया है, वर्षा ऋतु में। धूमपान करवाते हैं इस ऋतु में, जो क्लेद बढ़ा हुआ है उसके लिए धूमपान करवाते हैं। अब है व्रज्य आहार विहार। नदी का जल नहीं पीना चाहिए इस ऋतु के अंदर। तो पीना किसी, कूप का पी लो, सारस का पी लो, तालाब का पी लो, लेकिन नदी का मत पियो बस जल इसके अंदर, ठीक है। अति द्रव आहार उद्मंत जो हल्का होता है उसका सेवन वर्जित है। नदी के जल से स्नान नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, अधिक पैदल नहीं जाना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है इस ऋतु के अंदर। और अगर तुम्हें रहना है इस ऋतु में, विहार कैसा होना चाहिए, अक्लेद स्थान वाले स्थान पर विहार करना चाहिए। अब आती है शरद ऋतुचर्या। शरद ऋतुचर्या अगर पढ़ते हैं तो वर्षा के बाद क्या होता है, शरीर क्या होता है, अचानक से क्या होता, शीतल हो जाता है शरीर, इससे क्या होती है, और अचानक से क्या होती है, हीट बढ़ती है। इससे क्या होता है, अचानक से ही इसके अंदर सहसा पित्त का प्रकोप होता है, ठीक है। तो ऋतु के लक्षण अगर देखते हैं तो वातावरण और आकाश क्या होता है, स्वच्छ होता है इस ऋतु में। सूर्य की सीधी किरणें क्या होती है, पृथ्वी पर पड़ती हैं। शारीरिक स्थिति अगर देखते हैं तो वर्षा और शीत के अनुकूल हुए शरीर पर अचानक से सूर्य की गर्मी से संचित पित्त प्रकोपित हो जाता है। सूर्य की गर्मी होती है, पता है ना, एक बार वर्षा ऋतु आती है तो ठंड हो जाती है, ठंड सी लगने लग जाती है, फिर अचानक से सितंबर अक्टूबर के महीने में वापस से गर्मी पड़ने लग जाती है, देखा होगा जनरली, है ना। तो ये वही है, उस समय क्या होता है, पित्त का प्रकोप होता है।
आहार कैसा करना चाहिए? मधुर तिक्त कषाय पित्त शामक आहार विहार का सेवन करना चाहिए। शीत और लघु आहार विहार का सेवन करना चाहिए क्योंकि पित्त के शमन के लिए। साली चावल, साठी चावल, गोधूम और यव का सेवन करते हैं। तिक्त द्रव्यों से सिद्ध घृत का उपयोग करते हैं। तिक्त द्रव्य पित्त के शमन के लिए। हंसोदक का उपयोग मेनली इसी ऋतु में किया जाता है। सीधु मदिरा का पान करते हैं। विहार पित्त के शमन के लिए विरेचन करवाते हैं, रक्त मोक्षण करवाते हैं, चंद्रमा की शीतल किरणों का सेवन करते हैं और जलाशय में तैरना आदि शीतल क्रियाएं करते हैं। व्रज्य आहार विहार अगर देखते हैं तो इस ऋतु में पित्त का प्रकोप होता है, इसलिए दधी का, क्योंकि दधी क्या होता है? उष्ण होता है। क्षार का और मध्य का, इन तीनों का सेवन नहीं करते हैं। तीक्ष्ण और अम्ल पदार्थ का सेवन भी नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी पित्त का प्रकोप हो रखा है। धूप का सेवन नहीं करना है, दिवा स्वप्न नहीं करना है और रात्रि जागरण तो बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है प्रावट ऋतु। प्रावट ऋतु मैंने एक बताया था कि प्रावट ऋतु आती कहाँ है? ग्रीष्म और वर्षा के बीच में आती है प्रावट ऋतु। ठीक है, तो अगर प्रावट मानेंगे तो कौन सी ऋतु नहीं मानेंगे? शिशिर ऋतु नहीं मानेंगे। ये यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। अब प्रावट ऋतु के अंदर, प्रावट ऋतु को मानसून वाली बोलते हैं ना, वर्षा ऋतु से पहले मानसून आता है, प्री मानसून, वो वाली ऋतु होती है। ऋतु के लक्षण अगर देखते हैं तो पश्चिमी वायु बहती है इस ऋतु के अंदर। आकाश में बिजली की चमक, जब वर्षा होती है ना उससे पहले 1-2 महीने, मतलब जून के आसपास ना देखना तुम, आकाश में बादल हो जाते हैं, बिजलियाँ चमकती हैं, बादल जो होते हैं वो गर्जना करते हैं, मेघ गर्जना करते हैं तेज तेज, है ना, आंधियाँ चलती है लेकिन बारिश नहीं होती। तो वो वाली जो ऋतु होती है ना वो प्रावटी होती है। ठीक है, आकाश में बिजली की चमक के साथ में कम बरसने वाले एवं भयंकर गर्जना से युक्त बादलों से आकाश भरा हुआ रहता है। शरीर की अगर स्थिति देखते हैं तो ग्रीष्म ऋतु से जस्ट आए ही हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हुआ? संचित वायु का प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है? प्रावट ऋतु में होता है। इसलिए इस ऋतु में कौन सा उपचार करना चाहिए? वात को शमन करने वाला उपचार करना चाहिए। आहार अगर देखते हैं तो रस कौन सा लेते हैं? मधुर लवण, अम्ल लवण, वातनाशक आहार विहार लेते हैं। गुरु और अभिसंधि आहार विहार लेते हैं वात का शमन करने के लिए। पुराने चावल, साठी चावल और गोधूम यव का सेवन करते हैं। उष्ण जल का पान करते हैं और दूध का पान करते हैं। विहार अगर देखते हैं हम इस ऋतु के अंदर तो स्नेहन करवाते हैं, स्वेदन करवाते हैं वात का शमन करने के लिए और वस्ती का प्रयोग करवाते हैं। ठीक है, व्रज्य आहार विहार अगर देखते हैं तो नए अन्न का सेवन इस ऋतु में नहीं करवाते, उद्मंत का नहीं करवाते, शीतल जल तो बिल्कुल नहीं पीते। वर्षा का और नदी का जल नहीं पीना चाहिए, दिवा स्वप्न नहीं करना चाहिए, व्यायाम और मैथुन कर्म नहीं करने चाहिए। ये थी आपकी ऋतुचर्या। उसके बाद अब पढ़ते हैं हम हंसोदक। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हंसोदक जल होता क्या है? कहाँ आया था हंसोदक? शरद ऋतुचर्या में आया था। शरद ऋतु में हंसोदक हमने पढ़ा है। तो हंसोदक होता क्या है, बात करते हैं हम एक बार के लिए। हंसोदक वो होता है जो दिन के अंदर तो सूर्य की ऊष्मा से, सूर्य की किरणों से एकदम गर्म हो गया हो जल, रात्रि में जो चंद्रमा की शीतल किरणें होती हैं उनके प्रभाव से शीत हो गया हो, और अगस्त्य तारा जो होता है, अगस्त्य नक्षत्र तारा जो होता है, उसके प्रभाव के कारण जो शरद ऋतु में होता है विष रहित जल हो गया हो, उस जल को बोलते हैं हंसोदक। इस जल को हंसोदक क्यों बोलते हैं? क्योंकि हंस कौन से जल में विचरण करते हैं? जो एकदम स्वच्छ जल होता है, स्वच्छ जल में रहते हैं हंस, इसलिए इस जल को हंसोदक कहते हैं। इस हंसोदक जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि हंसोदक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो हंसोदक स्नान में, पान में यानी पीने में और अवगाह में काम आता है, इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, दिन में सूर्य की किरणों से गर्म, रात्रि में चंद्रमा के शीतल किरणों से ठंडा होने वाला जल, और काल के स्वभाव से जो पाक हो चुका है जिस जल का, दोष से जो जल रहित है, अगस्त्य नक्षत्र के प्रभाव से जो जल विष रहित हो जाता है, उस जल को हंसोदक जल कहते हैं। क्लियर?
उसके बाद आता है यह जल शरद ऋतु में निर्मल और पवित्र होता है। ठीक है, कौन सी ऋतु में? शरद ऋतु में। इस जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? स्नान में, पान में, अवगाह के लिए उत्तम होता है और अमृत के समान होता है। इस जल को हंस के पीने योग्य और उनके विचरण करने योग्य माना जाता है। इस कारण इसे हंसोदक कहते हैं। और हंस, क्योंकि हंस जो होता है वो स्वच्छ जल में रहता है और हम क्या करेंगे? स्वच्छ जल का पान करेंगे, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हंसोदक। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है हमारा यम दृष्टा। यम दृष्टा कितने दिन का होता है? 16 दिन का होता है। कौन से आचार्य ने यम दृष्टा के बारे में बताया? आचार्य शार्ंगधर ने बताया है। और यम दृष्टा के लिए एक बात आती है, स्व अल्पो भुक्तो ही जीवितम। जो अल्प खाएगा वो जिएगा, कम खाओगे तो जियोगे, ये एक बात आती है। यम दृष्टा होता क्या है जनरली? यम दृष्टा जो होता है वो क्या होता है? कल जब हमारा ऋतुचर्या का जब हम इंट्रो पढ़ रहे थे तो हमने एक बात पढ़ी थी कि हिंदी माह के महीने पढ़े थे हमने, कार्तिक, पौष, माघ, शीश, ये सब हमने पढ़ा था। तो जो कार्तिक माह जो होता है उसके लास्ट के 8 दिन और जो माघ शीश जो उसके जस्ट नेक्स्ट मंथ है उसके शुरुआती 8 दिन जो होते हैं उनका, ये जो 8 16 दिन जो होते हैं ना, इनको यम दृष्टा बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। कार्तिक माह के अंतिम 8 दिन और माघशीर्ष मास जो होता है उसके प्रथम 8 दिन को यम दृष्टा, मतलब क्या होता है? यम की दाढ़, ये यम दृष्टा कहलाते हैं। इस समय कम भोजन करने वाला ही जीवित रहता है, यानी स्वस्थ रहता है। अब देखते हैं आगे ऋतु संधि क्या होती है। ऋतु संधि देखते हैं, जनरल देखते हैं। ऋतु संधि 14 दिन की होती है। किसने बताया है ऋतु संधि के बारे में? अष्टांग संग्रह ने बताया है। किसी भी ऋतु के, कोई भी ऋतु हो जिसके अंतिम 7 दिन और जस्ट उसके बाद वाली ऋतु, ऐसे नहीं कोई ये बसंत ऋतु ले ली उसके बाद शीत, तुमने क्या बोलते हैं वर्षा ऋतु ले ली, ग्रीष्म ऋतु छोड़ दी वसंत के बाद। ठीक है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, अगर वसंत है तो वसंत के, और उसके जस्ट आगे वाली ऋतु कौन सी है? वसंत के बाद में ग्रीष्म, तो ग्रीष्म के आगे वाले 7 दिन ये जो होंगे वो ऋतु संधि कहलाती है। वर्तमान ऋतु के अंतिम सप्ताह है और आगामी ऋतु के प्रथम सप्ताह है, यानी कि कुल 14 दिन के काल को क्या कहते हैं? ऋतु संधि कहते हैं। इस समय में वर्तमान ऋतुचर्या को तो धीरे धीरे क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। और जो ऋतु आने वाली है उसका क्रमशः धीरे धीरे क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। क्योंकि अचानक से तुम त्याग करोगे पुरानी वाली का और नई वाली ऋतु का अचानक से अगर तुम आहार विहार का सेवन करोगे तो वो क्या होंगे? असातम्य जन्य रोग उससे हो जाते हैं। तो ये थी ऋतु संधि। उसके बाद है ऋतु हरित की। ऋतु के अनुसार अनुपान के साथ में हरितकी का सेवन करना ऋतु हरितकी कहलाता है। ठीक है, ये आप पढ़ के आ चुके हैं, बहुत बार आया होगा इसका वर्णन, तो द्रव्य गुण विज्ञान में पढ़ा होगा ये। तो हरितकी का ऋतु के अनुसार अनुपान के साथ में सेवन करना चाहिए, तभी यह क्या करती है? शत्रु के समान सभी रोगों को नष्ट करने वाली होती है। तो इसके अनुपान की एक ट्रिक है, पीते मधु गुड़ शकरा शुंठी। पीते मधु गुड़ से शंकरा शुंठी। तो पीते से क्या आएगा? पी से पिपली, म से मधु से मधु, गुड़ से गुड़, से सेंधव कर दो, शर्करा से शर्करा कर दो और शुंठी से शुंठी कर दो। तो शिशिर ऋतु के अंदर हरितकी का सेवन पिपली के साथ करना चाहिए। वसंत ऋतु में हरितकी का सेवन मधु के साथ करना चाहिए। वहीं ग्रीष्म ऋतु में हरितकी का सेवन किसके साथ? गुड़ के साथ, गै से गुड़, गै से ग्रीष्म। ठीक है, वर्षा ऋतु में सेंधव के साथ हरितकी का उपयोग करना चाहिए और शय से शरद, शय से शर्करा के साथ करना चाहिए शरद ऋतु में हरितकी का सेवन। और वहीं हेमंत ऋतु में शुंठी के साथ करना चाहिए हरितकी का सेवन। उसके बाद पढ़ते हैं हम ऋतु विपर्य। ठीक है, ऋतु विपर्य के अंदर ये होता है, ऋतु विपर्य क्या होता है कि ऋतुओं में जिन दोषों की वृद्धि होती है उन दोषों के विपरीत गुण वाले आहार विहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है,
तुल्य आहार विहार के सेवन से, यानी जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप हो रहा है अगर उसी के समान आहार विहार करेंगे तो जो वातादि दोष का जो एक स्पेसिफिक समय होता है संचय प्रकोप प्रसर का, उसके बिना उस समय तो वो नहीं होंगे। जिस ऋतु में उनका संचय होता है, जिस ऋतु में उनका प्रकोप होता है, स्पेसिफिक ऋतु में उनका प्रशमन होता है, उस ऋतु के अलावा किसी अन्य ऋतु में पहले ही संचय हो जाएगा, उस ऋतु के आने से पहले ही प्रकोप हो जाएगा, उस ऋतु के आने से पहले उसका शमन हो जाएगा। तो अकाल में ही दोषों का क्या होता है, संचय प्रकोप प्रसर को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए और विपरीत आहार विहार करते हैं, अगर कि अभी शीत है तो शीत के विपरीत हमें उष्ण आहार विहार करते हैं, तो जैसा चल रहा है उनकी जो दी हुई ऋतुएं हैं उन्हीं में उनका संचय प्रकोप प्रशमन होता है। जैसे कफ का समन होना है ग्रीष्म में, कफ का प्रकोप होना है वसंत में, और कफ का संचय होना है हेमंत में। तो इन्हीं में होगा अगर उसके विपरीत आहार विहार का सेवन करते हैं तो। लेकिन अगर हम उसी के समान, जैसे ठंड है और ठंड को और बढ़ाने वाले आहार विहार कर रहे हैं, उनको छोड़ो हम, है ना, उस समय कफ को बढ़ाने वाले आहार विहार का सेवन नहीं करें तो कफ प्रकोपित नहीं होगा, तो कफ उससे पहले ही प्रकोपित हो जाएगा, वसंत आएगी नहीं उससे पहले ही वो प्रकोपित हो जाएगा, वो शिशिर में ही। तो ये बात थी ऋतु विपर्य। तो ये चैप्टर था आपका ऋतुचर्या। इसके बाद हम पढ़ते हैं सदवर्त। क्लास अगर डिस्कनेक्ट होती है तो आपको वापस ज्वाइन करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब दोबारा ज्वाइन करते हैं और सदवर्त स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।